जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ भी अब्दुल वहीद आ गए हो आप ही। जी सर आ गया हूँ। ओके। सो पहले एक बात कर लें हम पेपर की। जी तो 8 को तो छुट्टियां हो रही हैं। आप 10 को पेपर रखना चाह रहे थे। जी सर 10 को देना है। तो जो डेट शीट के मुताबिक है वो तो 6 को है। तो फिर 6 को ही कर लें। नहीं सर ना, सर प्लीज 10 को ना। मैंने आपको पेपर अच्छा देना है, मतलब ना वो नहीं देना कि ना वो जरा अच्छा खूबसूरत देना है। नहीं, पेपर अच्छा देना है बुरा देना है जो भी देना है किसी डेट पे देना है ना। जी डेट शीट 10 के को सर 10 मुताबिक को तो ये देना 6 प्लीज। को है। 10 को छुट्टी होगी नहीं फिर सर ये देख लें आप लोग छुट्टी वाले दिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो कर कर लेंगे लेंगे छुट्टी सर, वाले दिन। हाँ जी। कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं। एक मिनट कर लेंगे। दोनों जिस पे मुत्तफिक होंगे वो। हाँ भी रमीजा आप क्या कहती हो? जी सर, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे। 10 को। जी जी सर। चलें ठीक है फिर 10 को होगा आपका पेपर। और आपको पता जी मेरे ख्याल में होगा कि आप दोनों के अकाउंट हैं एलएमएस पे। जी सर हैं। जी सर मेरा एलएमएस बना हुआ है सर। एलएमएस 1 पे होने है आपका पेपर। ठीक है सर, एग्रीकल्चर फैकल्टी वाले पे। हाँ जी, एग्रीकल्चर फैकल्टी वालों को उन्होंने एलएमएस 1 पे कर दिया है। तो सर इसकी तो एग्रीकल्चर फैकल्टी की टाइमिंग उधर 3:30 से 5:30 है पेपर जो भी की। टाइमिंग है उसी टाइमिंग में होगा। वैसे मेरे जी ख्याल में सर। 3:30 से 5:30 नहीं है, अर्ली है। लेकिन मैं चेक अ, करके फाइनल कंफर्म करके आपको व्हाट्सएप करूंगा अभी। सर जो मेरे पास नोटिफिकेशन है ना उसके ऊपर 3:30 से 5:30 है। नहीं, एक नोटिफिकेशन हमारे डिपार्टमेंट में ने भी तो की है ना जो मैंने आपको भेजी थी। चलें जी आप सर, मैं साढ़े उसी तीन वजह से। समझ नहीं तो 3:30 होगा फिर। अगर चेंज हुई तो चलें। मैं आपको कर दूंगा। चलें ठीक है। ठीक है, सर 10 तारीख सर को 3:30 बजे आपका पेपर होगा। ठीक है सर, ठीक बात करें सर, ये एलएमएस दो तरह की होती है सर, ये जी। एलएमएस वन और टू। इस दफा इन्होंने दो तरह के बनाए हैं। एक इन्होंने अलहदा कर दिया है ताकि रश ना पड़े। एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए अलहदा हो गया है एलएमएस 1। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जो है, तो पहले वाला सर आप था। ये एलएमएस 1 पे लॉगिन होने हैं, आप दूसरे एलएमएस पे लॉगिन हो ही नहीं सकेंगे। हम दोनों पे लॉगिन हो सकते हैं, आप नहीं हो सकेंगे। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलएमएस पे नहीं हो सकेंगे, वो एलएमएस 1 पे ही लॉगिन होंगे। जो सर पहले चल रहा है वही होंगे। वो उसका एक अलहदा इन्होंने बनाया है एलएमएस 1 के नाम से। आप उससे पहले पहले ट्राई करके देख लें। अगर कोई इशू हो तो मुझे बता दें, फिर हम गूगल फॉर्म पे कर लेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम एलएमएस 1 पे ही करेंगे। अच्छा सर, मैं फिर मिलता हूँ सर ना, पता करता हूँ। मिलना नहीं है पहले मेरा बना हुआ है लॉग कभी लॉग। मिलना जी नहीं है, लॉग। वहीं पे चेक करें ना, लॉगिन करें आप। लॉग हाँ इन जी। करके देख लें, आप लॉगिन हो सकेंगे वहां पे। नहीं लॉग इन हो जाते हैं सर, खुल जाते हैं हर चीज। एलएमएस। सामने लिखा हुआ है, सामने उस पे लिखा है कि इस पे करें। हाँ जी, इस एलएमएस पेज को 1 खोलना पे है तो। करना है आपने, एग्रीकल्चर वालों ने। ओके। सो अब हम अपने एक्चुअल काम की तरफ चलते हैं जो हमारा है। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं नया, जो हमारा एग्ज़ाम है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मेटल्स तक होगा। मेटल्स वाला चैप्टर शामिल है उसमें। ठीक है। जी जी हाँ जी। और ऑफ कोर्स अब इसमें लिमिटेशन है कि वो एमसीक्यूज ही होंगे। जी ठीक है। और पूरा जी पूरा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा आपके पास कि आप सोचते रहें या मशवरे करते रहें। अगर आप मशवरे करने लगेंगे तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। जी ओके जी, चलें हम शुरू करते हैं जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे हमारे जितने चैप्टर आएंगे ज़्यादातर उनमें से जो हैं वो अप्लाइड नेचर के चैप्टर्स हैं। ठीक है, उनमें हम अप्लाइड चीज़ें पढ़ेंगे। जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उनकी अब एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आवर चैप्टर इज ऑन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। के शहरों में ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये जो सप्लाई किया जाता है, उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है, उसको कैसे आपने सेव करना है। ठीक है। So I hope you can see my screen. जी आपको screen यस सर। ओके। जी सर, वाज़ह नजर आ रहा है सर। ओके ओके। सो रिवर्स, स्ट्रीम्स,
lakes, and underground aquifers. These are the potential sources of potable water, or you can say the drinking water. ठीक है, दरिया हो सकते हैं, streams, lakes, and underground aquifers. These are the potential sources of potable water. All water obtained from surface sources like rivers, streams, or lakes that must be filtered and disinfected to protect against the threat of microbiological contaminants. ठीक है, आप जो भी सरफेस वाटर यूज करते हैं, नहर का पानी, दरिया का पानी, नदी का पानी, जो भी सरफेस वाटर आप यूज करते हैं, आपको उसे यूज करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए कि उसमें कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। ठीक है, सो कोई भी सरफेस वाटर अगर आपने यूज करना है तो यू मस्ट disinfect that water to protect yourself against the threat of microbiological contaminants. In addition, groundwater under the direct influence of surface water, for example nearby rivers, must be treated as if it were a surface supply. So सिर्फ सरफेस वाटर ही नहीं बल्कि सरफेस वाटर के नजदीक से अगर आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, जैसे एक नहर है या एक दरिया है, उसके नजदीक आपने बोर निकाला है और बोर निकाल के वहां से आप पानी ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको भी आपको ट्रीट करना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से आप सरफेस वाटर को ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि सीपेज के थ्रू जो कंटेमिनेंट्स हैं वो उस पानी में ग्राउंड वाटर में जा सकते हैं। ठीक है, सो सरफेस वाटर्स के नजदीक जहां पे आप पानी यूज करते हैं उसको भी आपको यूज करने से पहले डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ ये जो फैसलाबाद में खास तौर पे रवाज है, नहरों के किनारे पे इन्होंने पंप लगाए हुए हैं और वहां से पंप करके वो लोगों के घरों में पानी दे रहे हैं, तो उसको असूली तौर पे डिसइंफेक्ट करना चाहिए यूज करने से पहले। ठीक है, in many cases however groundwater needs either no treatment or only disinfection before use as drinking water. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो, वो पानी ठीक हो, या उसको सिर्फ डिसइंफेक्शन की जरूरत हो ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग से पहले। दिस इज बिकॉज क्यों हम कह रहे हैं, पहले हमने कहा कि जी उसको आपको ट्रीट करना चाहिए, अब हम कह रहे हैं जी कि बात का हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना हो, तो उसकी रीजन ये है कि द सॉइल itself acts as a filter to remove pathogenic microorganisms, decreasing their chances of contaminating drinking supplies. के जो सरफेस वाटर के नजदीक जहां से आप पानी पंप कर रहे हैं, तो सॉइल खुद ही एक फिल्टर का काम करती है और चांसेस होते हैं कि वो खुद ब खुद ही पैथोजेंस को उस पानी में से रिमूव कर दे और जो ग्राउंड वाटर तक उन पैथोजेंस को पहुंचने ही ना दे जहां से आप पानी पंप कर रहे हैं। ठीक है, so at first slow sand filtration was the only means employed for purifying public water supplies. So शुरू में सिर्फ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन एक वाहद जरिया था जिसके जरिए वो जो लोगों के पीने का पानी होता था आम पब्लिक वाटर सप्लाईज में, उसको वो प्योरीफाई करते थे, मीन उसको सैंड में से गुजारते थे, तो जो पैथोजेंस वगैरह थे वो सैंड में स्टे कर जाते थे और आगे जो पानी जाता था वो फिल्टर होके जाता था, लिहाजा वो साफ होता था। शुरू में यही अप्रोच होती थी। इन 1881 कॉक, एक साइंटिस्ट का नाम है, he demonstrated in the laboratory that chlorine could kill bacteria. उसने 1881 में ये लेबोरेटरी में डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया, उसने देखा प्रैक्टिकली कि क्लोरीन अगर आप पानी में से गुजार दें तो वो अगर उसमें बैक्टीरिया होंगे तो उनको मार देगा। ठीक है, तो क्लोरीनेशन जो है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका इस्तेमाल 1881 में कॉक ने किया था अपनी लेबोरेटरी में।
Following an outbreak of typhoid fever in London, लंदन में 1881 में टाइफाइड फीवर फैला, तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअस क्लोरीनेशन की ऑफ ए पब्लिक वाटर सप्लाई वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1905। सो जब लंदन में टाइफाइड फीवर फैला तो उसके बाद उन्होंने 1905 से ये लाजमी कर दिया कि कंटिन्यूअसली जो पब्लिक वाटर सप्लाई है उसकी क्लोरीनेशन करते रहते हैं। ठीक है, वो जो पानी वाटर सप्लाई का होता है उसको क्लोरीनेट करके वो भेजते हैं लोगों के इस्तेमाल के लिए। So what are the water treatment processes? Important processes include, हम इन सब की डिटेल पढ़ेंगे, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and filtration is of two types, rapid filtration and slow sand filtration, and disinfection, right? So these are the methods of drinking water treatment. इनको हम अब one by one पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं coagulation. So it's clear from the word what does it mean. So coagulation is the addition of chemicals to facilitate the removal of dissolved and suspended solids by sedimentation and filtration. आप पानी में कुछ केमिकल्स डालते हैं, जो पानी क्या करता है कि उस पानी के जो केमिकल होता है उस पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं वो उनको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव कर देता है, उनको कोआगुलेट करता है, उनको इकट्ठे करता है और इकट्ठे करके निकाल देता है। सेडिमेंटेशन के जरिए वो नीचे बैठ जाते हैं या उनको फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन प्राइमरी कोआगुलेंट्स आर हाइड्रोलाइजिंग मेटल साल्ट्स, मोस्ट नोटेबली एलम, जो एलम को यूज किया जाता है। जैसे ये आम कॉमन एग्जांपल, आप लोग जो गांव में रहते हैं, आप लोग तो वही, आप कहाँ रहते हो? बहावल नगर सर, गांव में रहता हूँ, गांव में। ओके, सो गांव में, ये बहावल नगर के इलाके में खास तौर पे वहां पे पानी नहीं होता तो वो क्या करते हैं, जहां से भी वो टोबा या क्या होता है वहां से पानी लेके आते हैं, उसको रखते हैं और उसमें फटकड़ी डाल देते हैं। सर एक बात कहूँ सर जी सर, ये फटकड़ी का फार्मूला ना एड पे ये सभी मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, ये 14 गलत है सर। अब ये मैंने एलम की मिसाल दी है, मैंने कब कहा कि ये फटकड़ी है? वो तो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है सर, वो तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना कि मैं आपको कॉमन लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें आप लोग आपके इलाके में ये करते हैं कि वो फटकड़ी उसमें डाल देते हैं, जिससे ये होता है कि उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह होते हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से वो पानी को यूज कर लेते हैं ड्रिंक। जी जी। फेरिक सल्फेट को यूज किया जा सकता है या फेरिक क्लोराइड को यूज किया जा सकता है। सो इन सब को यूज किया जा सकता है फॉर हाइड्रोलाइजिंग मेटल, फॉर कोआगुलेशन ऑफ द डिसॉल्व और सस्पेंडेड सॉलिड्स। दूसरी अप्रोच है फ्लॉकुलेशन। इन सब अप्रोचेस की आप डिटेल में, ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरी डिटेल तो नहीं डिस्कस कर सकता, आप अगर डिटेल में इंटरेस्टेड हो तो मैंने ऑलरेडी आपको पूरी बुक प्रोवाइड की हुई है सॉफ्ट कॉपी, आप वहां से इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल में वहां पे लिखा हुआ है। सो फ्लॉकुलेशन क्या होती है? दिस इज ए प्योरली फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल इसमें नहीं डालते। तो होता क्या है, the treated water is gently stirred to increase interparticle collisions, thus promoting the formation of large particles. के जो treated water होता है उसको बड़ी तेजी से आप stir करते हैं, शेक करते हैं, जिससे क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ के बड़े पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और वो बड़े पार्टिकल्स के नीचे बैठ जाते हैं।
जैसे सॉइल में फ्लैकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसी तरह से पानी में आप उसको स्ट्रांगली स्टर करते हैं, जेंटली रादर आप जेंटली उसको स्टर करते हैं, पानी को शेक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्लैकुलेशन इंप्रूव हो जाती है और वो जो पानी जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो फ्लैकुलेशन होके वो नीचे बैठ जाते हैं लार्जर पार्टिकल्स की फॉर्म। After adequate flocculation, most of the aggregates settle out during the 1 to 2 hours of sedimentation. 1 से 2 घंटे के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। Microorganisms are entrapped or adsorbed to the suspended particles and removed during sedimentation. So microorganisms जो उसमें होते हैं पानी में, वो या तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है या वो सेडिमेंटेशन के थ्रू, तो साथ ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। The third approach is sedimentation. Sedimentation क्या होती है? Another purely physical process. ये भी फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स ग्रेविटेशनल सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर डेंसर देन द वाटर। इसमें क्या करते हैं कि वो पार्टिकल्स जो वाटर से डेंस हैं, वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग की थ्रू खुद ब खुद ही नीचे बैठ जाती है, ठीक है। Then comes the filtration. Filtration is of two types. One is called rapid filtration, the other is called slow sand filtration. अब rapid filtration में क्या होता है? This is done to separate out solids that are still suspended in the water after sedimentation. Sedimentation के बाद भी जो पार्टिकल्स अभी भी सॉइल में रह जाते हैं और पानी में रह जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए रैपिड फिल्ट्रेशन की अप्रोच यूज की जाती है। रैपिड फिल्टर्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 50 to 75 centimeter of sand or anthracite having a diameter between 0.5 and 1 millimeter, ठीक है। तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर की थिक लेयर होती है सैंड की या एंथ्रासाइट की, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 0.5 से 1 मिलीमीटर का होता है। तो इस तरह से सैंड की या एंथ्रासाइट की लेयर बना दी जाती है, पानी उस लेयर में से गुजर के जाता है, तो अभी भी जो पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल्स आर रिमूव्ड as water is filtered through the medium at rates of 4 to 24 per minute per decimeter square, ठीक है। So 10 square decimeter per minute 4 से 24 के क्या कहना चाहिए, 1 मिनट में 4 से 24 जो कहते हैं डेसीमीटर स्क्वायर पानी जो है, 4 से 24 मिनट में वो इतना पानी कहना चाहिए क्लीन हो जाता है। अब स्लो सैंड फिल्ट्रेशन क्या होती है कि द मेथड ऑपरेट्स एट लो फिल्ट्रेशन रेट। उसमें क्विकली होता है, इसमें जरा स्लो मूव करता है विदाउट द यूज ऑफ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन वाला वो जो शुरू वाला स्टेप था वो इसमें यूज नहीं किया जाता। स्लो सैंड फिल्टर्स कंटेन ए लेयर ऑफ सैंड। अब देखें ये लेयर सैंड की जो है ज्यादा बड़ी हो गई है, 60 to 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सो और ज्यादा क्लीन होकर पानी इसमें से जाता है। The hydraulic loading rate is between 0.04 and 0.4 meter per hour. पानी इस रेट से उसमें से गुजारा जाता है, ठीक है। Then the next one is disinfection. This is accomplished through the addition of an oxidant. एक ऑक्सीडेंट इसमें यूज किया जाता है, like chlorine
which is by far the most common disinfectant used to treat drinking water. But other oxidants such as chloramines, chlorine dioxide, and even ozone, O3, these are also used as oxidants. So ये हैं डिफरेंट प्रोसेसेस जो ड्रिंकिंग वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट प्रोसेस ट्रेन क्या है? तो ये सारे प्रोसेसेस एक सीक्वेंस में चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं। आइडियली एक सीक्वेंस में सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। इस सीक्वेंस को हम ट्रेन कहते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेस ट्रेन। So the various treatment processes, when employed in succession, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, are known collectively as a treatment process train. तो उनको हम treatment process train कहते हैं। ये भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप और समझ सकेंगे। टाइप्स क्या हैं इसकी 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 is chlorine filtration, inline filtration, direct filtration, and conventional treatment. तो ये 5 टाइप्स हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस ट्रेन की। इनको अब हम देखते हैं कैसे है ये। सो क्लोरीनेशन क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस ट्रेन। क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट्स ऑफ a single treatment process, disinfection by chlorination. इसमें सिर्फ एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। वो क्या कि आप उसकी डिसइंफेक्शन कर देते हैं बाय क्लोरीनेशन। सो ये आप देखें, आप इससे समझ सकते हैं ये पानी मूव कर रहा है और उसमें से वो क्लोरीन गुजार देते हैं। दिस इज क्लोरीनेशन। ठीक है। देन कम्स फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? It entails chlorination followed by filtration through sand or coal. पहले आप क्लोरीनेशन करते हैं, उसके बाद आप सैंड या कोल में से उसको फिल्टर करते हैं, which removes particulate matter from the water and reduces turbidity, और इसकी टर्बिडिटी को कम कर देता है। तो कैसे? ये देखें, बातें नहीं करें भैया प्लीज। अपने माइक को वहीद अपने माइक को म्यूट करो। सो इसमें क्या होता है? पहले जैसे मैंने कहा फिल्ट्रेशन में पहले आप क्लोरीनेशन करते हैं और उसके बाद उस पानी को क्लोरीनेशन के बाद आप सैंड या कोल के फिल्टर में से निकालते हैं। ठीक है। थर्ड अप्रोच इज इनलाइन फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? एक कोआगुलेंट इज एडेड प्रायर टू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से पहले उसमें एक कोआगुलेंट ऐड किया जाता है। और वो कोआगुलेंट क्या करता है? इट अल्टर्स द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड फैसिलिटेट्स देयर रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है। वो जो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल स्टेट चेंज कर देता है, कोआगुलेट बनाता है, और वो कोआगुलेट की फिर फिल्ट्रेशन इजी हो जाती है। ऐसे सबसे पहले आप क्लोरीनेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन से पहले आप कोआगुलेशन करते हैं, कोआगुलेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। वो फिर बड़े आराम से फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं और आगे क्लियर होता नहीं जाता है। नेक्स्ट अप्रोच इज डायरेक्ट फिल्ट्रेशन। अब डायरेक्ट फिल्ट्रेशन इज मोर कंजर्वेटिव वाटर ट्रीटमेंट। कैसे? इट एड्स ए फ्लक्चुएशन और a stirring step before filtration which enhances the agglomeration of particles and further improves the removal efficiency. जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्टरिंग करते हैं, स्टरिंग से वो एग्लोमिनेशन हो जाती है, पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और
उनकी फिल्ट्रेशन इजी हो जाती है, वो आराम से क्लियर वाटर आगे गुजर जाता है और फिल्ट्रेट, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। Disinfection is enhanced by adding chlorine or an alternative disinfectant such as chlorine dioxide or ozone at both the beginning and end of the process stream. So further उसको improve करने के लिए आप ये करते हैं कि आप क्लोरीन या किसी दूसरे डिसइंफेक्टेंट सच एज क्लोरीन डाइऑक्साइड और ओजोन के साथ शुरू में at the beginning and at the end of the process आप उसको डिसइंफेक्शन कर देते हैं, डिसइंफेक्शन एनहांस कर देते हैं, ताकि और इंश्योर हो जाए कि जो पानी आगे अल्टीमेट यूज के लिए जा रहा है वो दैट इज क्लियर ऑफ एनी पैथोजन. सो दिस इज लाइक दिस. आप क्लोरीनेशन करते हैं, कोआगुलेशन करते हैं, फ्लाकुलेशन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद आप फिल्ट्रेशन करते हैं. अभी हमने कहा है कि हम शुरू में और आखिर में उसकी डिसइंफेक्शन कर लेते हैं. तो शुरू में ये क्लोरीन हम पहले ही कर रहे थे, एंड पे भी हम एक दफा फिर क्लोरीनेशन कर लेते हैं, इससे पहले कि उसको रिलीज किया जाए यूज के लिए. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस होल प्रोसेस is called as water treatment process stream. ठीक है, कि किस तरह से पानी को ट्रीट किया जाता है लोगों तक पहुंचाने से पहले. कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है? The most common treatment process stream for surface water supplies, जो surface water supplies के लिए आमतौर पे यूज किया जाता है. It consists of disinfection, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration and disinfection. So ये प्रोसीजर यूज किया जाता है कन्वेंशनली वाटर ट्रीटमेंट के लिए शहरों वगैरह में. So this is what is used: chlorination, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration and then again disinfection. ठीक है. This is the most common treatment process stream for surface water supplies. अगर आप surface water use करना चाह रहे हैं आगे सप्लाई करने के लिए तो ये मेथड यूज करते हैं. अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में क्या करते हैं? Once drinking water is treated, it must often travel through many miles of pipe or be held in storage reservoirs before it reaches the consumer. तो यही होता है ना कि आप या तो उसको टैंक में स्टोर करते हैं या पाइप्स के थ्रू आप उसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं. So the presence of dissolved organic compounds in this water can cause problems such as taste and odors, enhanced chlorine demand, and bacterial colonization of water distribution systems. So अगर due to one or the other reason इनमें dissolved organic carbon और dissolved organic compounds ज़्यादा हो जाएं तो these can cause problems. उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, पानी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब होता है कि फिर आपको ज़्यादा क्लोरीन डिमांड होगी, ज़्यादा क्लोरीन डालनी पड़ेगी उसकी डिसइंफेक्शन के लिए. और ये भी हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो जाए, जैसे हमारे शहरों में आम तौर पे गर्मियों में होता है, ये गैस्ट्रो डिजीज फैल गई है. उसकी वन ऑफ द कॉमन रीजन जो होती है वो क्या होती है कि हमारे वहीं से सीवरेज के पाइप गुजर रहे होते हैं, वहीं से पानी के पाइप, पीने के पानी के गुजर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे लीकेज होती है और सीवरेज का पानी और ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो रहे होते हैं. ठीक है. और उसकी वजह से वो पैथोजन ड्रिंकिंग वाटर में जा रहे होते हैं और इस तरह से वो प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं. So biofilms of microorganisms in the distribution are of concern. अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बायोफिल्म्स बन जाए, आप अब पढ़ चुके हैं कि बायोफिल्म्स क्या होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है क्योंकि उनको ख़त्म करना इतना इजी नहीं होता. क्यों कंसर्न होता है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल
for protection of pathogens from the action of residual disinfectant in the water, क्योंकि बायोफिल्म के अंदर फिर जो उसके अंदर रह जाती हैं पैथोजेंस, उनको डिसइंफेक्टेंट खत्म नहीं कर पाता है, एंड रीग्रोथ ऑफ इंडिकेटर बैक्टीरिया सच एज कोलिफॉर्म, और उसमें बैक्टीरिया दोबारा से ग्रो कर जाते हैं. Growth of biofilms proceeds up to a critical thickness at which nutrient diffusion across the biofilms become limited. So ये खास thickness तक biofilm grow कर सकती है, उससे ऊपर वो grow नहीं करती क्योंकि फिर वहाँ तक nutrients नहीं पहुँच पाती हैं. So the occurrence of even low levels of organic matter in the distribution system allows the growth of biofilm microorganisms. अब तक थोड़ा सा भी अगर ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाए तो वो पानी में बायोफिल्म वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने का बायस बन सकता है. So factors controlling the growth of these organisms are temperature, water hardness, and pH, and redox potential, dissolved carbon, and residual disinfectant. उसमें रेजिडुअल डिसइंफेक्टेंट कितना है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि वो वहाँ पे बायोफिल्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने को ग्रो कर सकते हैं. सो बायोफिल्म्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर डिफिकल्ट टू इनएक्टिवेट. क्लोरीन लेवल्स commonly used in water treatment are inadequate to control biofilms. जो आम तौर पे क्लोरीन का लेवल यूज किया जाता है वो उस बायोफिल्म को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, सो आपको ज़्यादा हाई लेवल यूज करना पड़ता है. सो मोनोक्लोरामीन्स may be more effective in controlling biofilms because of its ability to penetrate the biofilm. मोनोक्लोरामीन में ये एबिलिटी होती है कि ये बायोफिल्म के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकती है, सो इसलिए मोनोक्लोरामीन ज़्यादा इफेक्टिव है बायोफिल्म को ट्रीट करने के लिए. एंड दैट्स इट एज फार एज द ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न. ठीक है, क्विकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर वी विल मीट ऑन फ्राइडे. जी ये हर चीज ऐसा हो रही है जी आप पता नहीं किधर बातें कर रहे हो ना. मैंने आपको कहा भी है कि अपने माइक को म्यूट करें. सो जी सर जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना कंपोस्ट इमोबिलाइजेशन के लिए कंपोस्ट जो यूज करते हैं, जी तो सर उसमें जो था कि वो इमोबिलाइज करेगा ऑर्गेनिक एसिड जो है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड अगर पीएच लो कर दे तो सर ये भी चांसेस हैं कि वो इनहेंस कर दे कि वो प्लांट्स में ज्यादा जाना शुरू हो जाए वो मेटल जो है. यस, अगर पीएच नॉर्मली जो मेटल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक पीएच पे ज्यादा होती है, अल्कलाइन पे नहीं होती. सो अगर एसिडिक करेगा वो तो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं. यस ऑफ कोर्स द चांसेस आर देयर. इसलिए आपको एनालिसिस प्रॉपर सारा लैब एनालिसिस वगैरह, इसलिए हमने कहा था कि इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है. ऐसे नहीं कि आप आंखें बंद करके उसको यूज करना शुरू कर देंगे. आपको करके पहले एनालाइज करके देखना होगा कि क्या है, क्या पीएच बन रही है, कौन से मेटल्स रिमूव हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं. फिर ये एनालिसिस के बाद आप करते हैं. जी सर ठीक है. ओके, सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लास फॉर टुडे. तो अब फ्राइडे को हमारी क्लास होगी एंड एज फार एज आवर पेपर इज कंसर्न 10 तारीख को 3:30 बजे हमारा पेपर होगा LMS 1 पे. ठीक है सर, मिड में क्लासेस हो रही हैं? जी, कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है. मेरे ख्याल में तो शायद जो अंडर ग्रेजुएट है वो नहीं हो रही, शायद, मुझे नहीं सही पता है. आप लोगों की नेक्स्ट फ्राइडे को आपने क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, ये मुझे बता दें. सर रहने दे, सर नेम का पेपर है. पेपर है सर, नेम का पेपर है फ्राइडे को? जी सर पेपर है. जी सर. अच्छा चलें ठीक है, फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होगी. ओके, अगर पेपर है
हाँ शुक्र ठीक है जी, ठीक है ओके मतलब चलें जी, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।